आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के पेस की इस सेशन में, जहां पे मैं दिशा कार्य आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 6 बहुत ही बढ़िया है क्योंकि बहुत ही इजी है, ठीक है। और इजी है तो इसका मतलब ये भी होता है कि स्कोरिंग भी है। तो देखिए जहां पे मार्क्स मिलता है ना बेटा, बटोर लो, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज होती है कि भाई इजी चैप्टर्स है। स्पेशली इजी मुझे क्यों लगता है पता है, क्योंकि इसके जो ज्यादातर क्वेश्चंस है उसमें आप अपने ओन लैंग्वेज में इसके आंसर्स लिख पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट को आपको समझ लेना है और इसको ओन लैंग्वेज में लिखना बहुत आसान है। तो जो बच्चे टेक्निकल कंसेप्ट में थोड़ा सा घबरा जाते हैं, उनको लगता है अरे यार ये याद नहीं रहेगा, उनके लिए दिस इज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर, ठीक है। और बाकी सब तो यार तुम समझदार हो, ठीक है। तो चलिए आगे जाते हैं। चैप्टर का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो यहाँ पे अगर मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स कहूँ तो ये टू डिफरेंट कंसेप्ट्स है जो ये चैप्टर में कवर किए गए हैं। तो सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो हमें समझना है, फिर ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के लिए फायदेमंद क्यों है और नुकसानदायक क्यों है, ये हमें समझना है कि कौन से आर्ग्यूमेंट्स है जो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सपोर्ट करते हैं और कौन सी चीजें हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमें समझना है कि किन किन लोगों की तरफ एज अ बिजनेस हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कि भाई हमारे एम्प्लॉयज है, हमारे कंज्यूमर्स है, हमारी गवर्नमेंट है, जो भी लोग हमसे जुड़े होते हैं, हमारे बिजनेस से जुड़े होते हैं, हमारे फायदे नुकसान में उनका फायदा नुकसान होता है, वो होते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स कोई भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए जरूरत है, इसके लिए इनके तरफ हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ईवीएस वाला टॉपिक लगता है, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस वाली चीजें आ जाती है जहाँ पे पोल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, इनके बारे में आपको पढ़ना है। बट यहाँ पे इनके बारे में क्यों पढ़ना है, सिर्फ पोल्यूशन नहीं समझना है, यहाँ पे ये देखना है कि भाई ये पोल्यूशन हो रहा है तो इससे दिक्कत क्या है और इसको सॉल्व करने के लिए भाई साहब यहाँ पे बिजनेस क्या कर सकता है, ठीक है। तो मेन यहाँ पे पोल्यूशन इंक्लूड करने का कारण एक ही था, ये समझना कि एज अ बिजनेस आप क्या रोल प्ले कर सकते हो इन सॉल्विंग दिस मेजर प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, दैट इज पोल्यूशन, ठीक है। लास्ट जो यहाँ पे है वो है आपका कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स। यहाँ पे बिजनेस एथिक्स क्या है, बिजनेस एथिक्स में किसका मेजर रोल है, तो कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो क्या क्या समझना है वो तो बता दिया, बट अब बिना देरी के भाई साहब यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट थिंग, जहां पे हम ये देखेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो क्या। यहाँ पे बेटा अगर मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती हूँ तो सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा यहाँ पे बिजनेस के लिए वॉलंटरी होती है। ये वॉलंटरी मतलब क्या, कि कोई कायदा, कोई लॉ, कोई लीगल एक्ट ऐसी नहीं बनाई गई आज तक जो बिजनेसेस के लिए कंपलसरी है कि भाई आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए निभाना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी बिजनेस अगर प्रैक्टिस करती है, निभाती है, तो पहली चीज वो उनकी मर्जी है, वो चाहे तो करे ना चाहे तो ना करे, कोई भी कानूनन उनके ऊपर यहाँ पे रोक नहीं लगाई गई है कि आपको भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहाँ पे निभानी है। तो पहली चीज तो ये समझ लो। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो एग्जैक्टली क्या है, देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम बिजनेस के लिए ऑब्लिगेशन करते हैं। ऑब्लिगेशन मतलब क्या, तो एक तरीके से आप कह सकते हो मैंडेटरी, ठीक है, या तो आप कह सकते हो कंपलसरी, राइट। तो यहाँ पे हम बिजनेस को कहते हैं कि भाई साहब आप अगर कोई भी बिजनेस डिसीजन ले रहे हो, अब चाहे वो प्रोडक्शन को लेकर डिसीजन लेना हो, पैकेजिंग कौन सा मटेरियल का होगा ये डिसीजन लेना हो, बट अगर आप यहाँ पे कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो आपके लिए मैंडेटरी है कि जो भी आप डिसीजन लो वो हमेशा सोसाइटी और उसके वैल्यूज के फेवर में हो। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि मान के चलिए कि कोई भी बिजनेस यहाँ पे डिसीजन ले रहा है, डिसीजन किसके रिगार्डिंग ले रहा है, तो मान के चलिए हम डिसीजन ले रहे हैं रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, कि भाई मुझे प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज मार्केट में अवेलेबल है, तो मुझे उनमें से एक को चूज करना है, मतलब मैं डिसीजन ले रही हूँ। अब ऐसे टाइम पे मेरे पास दो ऑप्शंस है, एक यहाँ पे टेक्नोलॉजी 1 है
ठीक है, दूसरे को हम यहाँ पे कहते हैं टेक्नोलॉजी 2। ठीक है, 1 और 2 मैंने नंबर दे दिया कि भाई ये टेक्नोलॉजी 1 भी यूज कर सकता है, 2 भी यूज कर सकता है। बट मुझे पता है कि यहाँ पे जो सेकेंड टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। मतलब क्या कि भाई ये जो है यहाँ पे कम पोल्यूशन करती है, कम यहाँ पे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो एज अ बिजनेस मैं अगर डिसाइड कर रही हूँ कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करूँ, अरे भाई सेकेंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट में पोल्यूशन कम करती है तो सोसाइटी और उसके लोगों के लिए अच्छी बात है ना, तो वो डिसीजन लो, टेक्नोलॉजी 2 को चूज करो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस आए दिन प्रोडक्शन रिलेटेड, पैकेजिंग रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड, वेस्ट डिस्पोजल रिलेटेड जो भी डिसीजंस ले उनके लिए ये मैंडेटरी करना कि भाई आप डिसीजंस उसी तरीके से लो जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, उनके लिए बेनिफिशियल है, उनके लिए डिजायरेबल है, कि भाई ये सोसाइटी के फायदे की बात है, ये सोसाइटी के भले की बात है, उन चीजों को देखकर डिसीजन लो। इसको कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। अब ये क्यों मैंडेटरी नहीं है? क्योंकि बिजनेस कहता है कि भाई मैं तो बिजनेस कर रहा हूं प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट कोई भी बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है या नहीं है? है। तो वो कहता है मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, बट मैं बिजनेस कर रहा हूं प्रॉफिट के लिए ना, मैं किसी का भला करने या सोसाइटी का बेनिफिट के लिए तो बिजनेस नहीं कर रहा, समाज सेवा तो नहीं कर रहा। तो हम तो उनको कंपलसरी नहीं कर सकते कि टेक्नोलॉजी 2 ही चूज करो, वो उनकी चॉइस है और इसीलिए ये वॉलंटरी है। अगर उनको लगता है कि टेक्नोलॉजी 1 में हमारा फायदा है, हमारा कॉस्ट कम हो रहा है, प्रोडक्शन फास्ट हो रहा है, बेटर हो रहा है, उन्होंने टेक्नोलॉजी 1 चूज किया, तो क्या कोई कानूनन आप उनको रोक सकते हो? नहीं, वॉलंटरी है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल आप कह सकते हो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू टेक डिसीजंस व्हिच आर इन फेवर एंड डिजायरेबल बाय द सोसाइटी एंड बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स। सिंपल सी बात, याद रखना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज वॉलेंटरी। जो बिजनेस यहाँ पे सोसाइटी के लोगों के वेल बीइंग के लिए, बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए लेता है, अगर चाहे तो, ना चाहे तो, कोई कंपल्शन नहीं है। तो बच्चे बोलते हैं कि मैम फिर बिजनेस क्यों ये करेगा? मतलब आप कह रहे हो कि कंपलसरी नहीं है, तो बिजनेस तो यही देखेगा कि भाई उसका फायदा किस में है। तो देखिए, अगर कोई बिजनेस है जो यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, वो जब भी डिसीजन लेता है तो ये सोचता है कि क्या ये सोसाइटी के बेनिफिट में है या नहीं है, तो बेटा उसमें बिजनेस का भी फायदा है। अब आप बोलोगे मैम कैसे? तो वही हम देखेंगे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स फॉर मतलब इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? फॉर का मतलब होता है इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर बिजनेस को यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों निभाना चाहिए, उसमें बिजनेस का क्या फायदा है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या आती है कि कोई भी बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ है, ठीक है। अब देखिए मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे बिजनेस है तो बिजनेस करता क्या है? बिजनेस यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स मान के चलिए करता है। जाहिर सी बात है प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स सब इसमें आता है, बट मैं एक एग्जांपल ले रही हूं कि मान के चलिए कोई बिजनेस है वो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करता है। बट ये बाइंग एंड सेलिंग या बिजनेस किसके ऊपर टिका होता है? तो यहाँ पे कंज्यूमर्स पे। ठीक है, तो लोग बिजनेस के गुड्स परचेज करेंगे, तब बिजनेस की इनकम आएगी, तभी तो बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा, तभी तो कर पाएगा। ये कंज्यूमर्स कहां से आते हैं? जिनके ऊपर बिजनेस टिका हुआ है, ये कंज्यूमर्स कहां से आते हैं? सोसाइटी का हिस्सा है। तो ऑल इन ऑल कंज्यूमर्स है तो बिजनेस है। कंज्यूमर्स कहां से आते हैं? तो कंज्यूमर्स बेटा यहां पे आते हैं सोसाइटी से। तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस का सर्वाइवल कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका एग्जिस्टेंस कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। बिजनेस ग्रो होगा कि नहीं वो भी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कंज्यूमर्स बिजनेस को सपोर्ट करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स को और परचेज करेंगे तो बिजनेस ग्रो होगा, वरना नहीं होगा। तो ऐसे केस में कोई भी बिजनेस का एग्जिस्टेंस कंज्यूमर्स के कारण है। तो ये जस्टिफिकेशन है कि भाई हम आपके वजह से है तो हमें भी आपको सपोर्ट करना है।
एक जस्टिफिकेशन कि भाई आपने हमारे लिए कुछ किया, हम भी आपके लिए कुछ कर रहे हैं। जस्टिफिकेशन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। ये कल उठ के ऐसा नहीं लगे कि भाई कंज्यूमर्स के कारण हम तो ग्रो हो गए, सोसाइटी ने हमें तो सपोर्ट किया बट हमने तो कुछ नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, तो नेक्स्ट चीज कहता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अब देखिए कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी की बात करो, वो हमेशा चाहता है कि वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करे। ठीक है, कि मेरा जो बिजनेस है 1 साल 2 साल 5 साल नहीं 100 साल तक चले। तो ऐसे केसेस में अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस को सर्वाइव करना है, तो जो भी बिजनेस के स्टेक होल्डर्स है जिनके ऊपर ये बिजनेस टिका होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए हमारे बिजनेस की एम्प्लॉइज, ठीक है, या तो हमारे सप्लायर्स, या तो जो हमारे शेयर होल्डर्स है जिन्होंने हमारे बिजनेस में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, या तो हमारे जो कंज्यूमर्स है जो हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स खरीद के हमें सपोर्ट करते हैं एक्सेट्रा। तो ये जो भी बिजनेस के स्टेक होल्डर्स है जिनके कारण आज बिजनेस यहाँ पे टिका हुआ है, जिनके कारण अगर बिजनेस आगे कंटिन्यू होना चाहता है तो हो पाएगा, तो उनका बिजनेस को सपोर्ट करना जरूरी है। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता, कुछ गलत करता है, पोल्यूशन करता है, गलत काम करता है, चीट करता है, फ्रॉड करता है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कब तक एम्प्लॉयज टिकेंगे? देखिए कोई भी बिजनेस है ना, हर एक बिजनेस का यहाँ पे कहीं ना कहीं जो गुडविल होता है ना, जो रेप्यूटेशन इन द मार्केट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाओगे, अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करोगे, तो आपकी जो रेप्यूटेशन इन द मार्केट है वो खराब हो जाएगी कि भाई ये लोग तो एम्प्लॉयज को साथ ऐसे करते हैं, ये लोग ने तो कंज्यूमर्स को चीट किया, ये लोग ने तो खाने में मिलावट कर दिया, ये लोग तो बहुत प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं, और आपकी प्रोडक्ट्स इवेंचुअली कंज्यूमर्स नहीं खरीदेंगे। एम्प्लॉयज आपके बिजनेस को धीरे 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 छोड़ के दूसरी कोई अच्छी कंपनी में जाना चाहेंगे। आपका बिजनेस में अगर इतना बैकलैश हो रहा है तो शेयर होल्डर्स थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर कैसे बिजनेस चलाओगे? तो बिजनेस चलाना है तो स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सपोर्ट अगर बनाए रखना है तो इसके लिए हर बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत जरूरी है। तभी लॉन्ग टर्म में ये स्टेक होल्डर्स आपके बिजनेस को सपोर्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म में भी आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि क्या कहता है, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब देखिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे यहाँ पे लॉज एंड एक्ट्स बनाती है। ये जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है ना, कि वो कानून बना के यहाँ पे भाई ये कानून फॉलो करो, ये प्रोसेस फॉलो करो, ये फाइल मेंटेन क्यों नहीं किया, ये चीज क्यों नहीं की, कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कोई भी बिजनेस के लिए उनके स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस को रोकती है। ठीक है, कि भाई अगर बार बार इंटरफेरेंस होगा, ये भी कायदा वो भी कायदा, ये भी एक्ट वो भी करो, तो बिजनेस आसानी से काम स्मूथली काम नहीं कर पाती है। तो अगर आपको चाहिए कि मेरे बिजनेस में ये जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है या तो ये गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है वो ना हो, अगर आप ये चाहते हो कि भाई हमारे बिजनेस में बार बार गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, वो ना हो, तो खुद ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ ना। अरे अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, आप जो काम करना है उसको कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, तो गवर्नमेंट क्यों इंटरफियर करेगी? देखो कायदे की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ गलत होता है। अगर सही चीजें चल रही है, अगर खुद लोग हेलमेट पहन के अपनी जिम्मेदारी समझ के कि भाई हेलमेट अपने ही प्रोटेक्शन के लिए है ना, भाई मैं हेलमेट पहनने से किसी और का सर तो नहीं बचने वाला, एक्सीडेंट से मेरा ही बचेगा। तो अगर हम खुद जिम्मेदारी समझ के हेलमेट को पहनते तो कायदा ही नहीं बनता, फाइन ही नहीं लगती। बट नहीं करते तो कायदा, फाइन, चेकिंग सब कुछ होता है, और उसमें जो पहनते हैं उनको भी दिक्कत होती है। हाँ, तो देखिए ये चीजें होती है। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस यहाँ पे मिनिमम हो, तो खुद ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करो, और ये गवर्नमेंट को मजबूर मत करो कि वो इंटरफियर करे और एक्ट्स एंड लॉज को यहाँ पे बनाए। ठीक है, नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, तो मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए हर चीज को यहाँ पे आई कैन नॉट से दैट एवरीथिंग और
every act is not covered by law. ठीक है, एज अ बिजनेस आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर चीज के लिए गवर्नमेंट ने कायदा नहीं बनाया है. कुछ चीजें आपकी जिम्मेदारी होती है, कुछ चीजें आपको करनी चाहिए, वो सही है, वो आपको पता होता है और आपको करना है. अगर आप नहीं करोगे तो चलो ठीक है, कायदे के मुताबिक कोई आपको नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है. बट यहाँ पे फिर लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ पे स्ट्राइक, ठीक है, लॉकआउट, ये चीजें करेंगे. अगर जैसे एम्प्लॉयज को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है, तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे, बैकलैश करेंगे ना, वो आपको जवाब देंगे ना कुछ तरीके से, वो वहां पे आवाज उठाएंगे ना. फिर स्ट्राइक होना, लॉकआउट होना, लोगों को आपका प्रोडक्ट बैन कर देना, लोग आपका प्रोडक्ट यूज नहीं करना, ये चीजें, ये सोशल मेजर्स उठाएंगे लोग. अब गलत हो तो आप गलत हो, चाहे वो कायदे के मुताबिक सही गलत हो या ना हो. बट अगर लोगों को पता चल गया, दे विल रेज एन ऑब्जेक्शन आइदर बाय स्ट्राइक, आइदर बाय लॉकडाउन, या फिर आपका जो यहाँ पे प्रोडक्ट है उसको बैन कर देंगे. बैन दिस चालू हो जाएगा. फिर क्या करोगे? तो अगर आप चाहते हो कि ये सोसाइटी में ये बैकलैश ना हो, लोग हमारे खिलाफ ना हो जाए, लोग हमारे खिलाफ यहाँ पे स्ट्राइक, लॉकआउट जैसे मेजर्स ना करे, खुद अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ. आपको पता है अगर ये गलत है उसको मत करो, आपको पता है ये सही है तो उसको करो. ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे. अब नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे क्या कहती है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस विद द बिजनेस. अब देखिए, बिजनेस कहता है कि भाई हमने क्या ठेका ले रखा है क्या सोसाइटी का? नहीं लिया है, मैंने माना आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके बिजनेस की तरफ है, आपके बिजनेस के लोगों की तरफ है, ठीक है. बट मैं क्या कह रही हूं कि अगर हम कोई बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के पास यहाँ पे पावर, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेस एक्सेट्रा अवेलेबल है ना. आपके पास पैसे है, आपके पास मैनेजरियल टैलेंट है, आपके पास पावर है, आप सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए लोग उम्मीद रखते हैं और इसीलिए आपको ये करना चाहिए क्योंकि आप कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी है. तो अगर आपके पास ये रिसोर्सेस अवेलेबल है जिसको यूज करके सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, सो व्हाई नॉट. अरे भाई कहीं पे फ्लड आ जाता है, कहीं पे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो इंडिविजुअल कितना कंट्रीब्यूट कर पाता है. बट अगर आपके बिजनेस के पास लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस यहाँ पे सरप्लस में है, सो व्हाई नॉट कंट्रीब्यूट, व्हाई नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. अगर कोई बीमारी फैल रही है, वो बीमारी की दवाई ढूंढने के लिए आपके पास अगर रिसोर्सेज है जिससे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके दवाई ढूंढ सको, व्हाई नॉट. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. So if you have the capacity and resources to solve a problem, solve करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि भाई देखो, प्रॉब्लम सॉल्व किया तो एक तो आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया, कहीं ना कहीं इन द आईज ऑफ द पीपल आपकी कंपनी का गुडविल बढ़ा, रेप्यूटेशन बढ़ा कि ठीक है जब जरूरत पड़ी लोगों को तो ये कंपनीज थी जिन्होंने आगे आके मदद की, तो लोग भी आपकी कंपनीज को सपोर्ट करेंगे. बट सिर्फ यही नहीं, काफी बार इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्रिएट करके हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहां पे बना सकते हैं. एक सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दूं इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए, तो मान के चलिए यहाँ पे प्रॉब्लम है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ एयर कंडीशनर्स. ठीक है, अब देखिए आप सभी को पता है कि इवेंचुअली जो ग्लोबल वार्मिंग है बढ़ रही है, तो अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, गर्मी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, हीट इंक्रीज हो रही है. तो पहले के कंपैरिजन में आप आज देखोगे तो ज्यादातर घरों में, ऑफिसेस में, बिल्डिंग्स में आपको यहाँ पे एयर कंडीशनर्स देखने मिलता है. लेकिन एयर कंडीशनर यूज करने का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है. तो बहुत सारे लोग यूज तो करते हैं लेकिन बिजली का बिल भाई फाड़ू आता है. तो ऐसे केस में क्या करोगे?
तो कोई बिजनेस ने एक ऐसा एयर कंडीशनर बना दिया, मैंने उसका एक सोल्यूशन बना दिया, मैंने ऐसे एयर कंडीशनर्स बनाए जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन यहाँ पे कम करे। ठीक है, आपको पता होगा 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आता है, जिसमें जितने स्टार ज्यादा उतना वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करता है, तो यहाँ पे आपके बिजली के बिल में काफी फर्क आता है। तो ऐसे केस में मैंने सोसाइटी का जो प्रॉब्लम था कि एयर कंडीशनर चाहिए तो सही बट बिजली का बिल ज्यादा आता है, प्रॉब्लम तो सॉल्व किया, बट ये सॉल्यूशन को बना के कहीं ना कहीं मैंने अपने लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। भाई अगर ऐसा एयर कंडीशनर बना दिया तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, तो फायदा किसका? अरे यहाँ पे सोसाइटी में कोई नई बीमारी आ गई, कोई नया वायरस आ गया, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसकी दवाई बनाई, तो सोसाइटी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ, बट आपकी दवाई बिकी तो उसका बेनिफिट किसको हुआ? हाँ, तो कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ के यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज वेल, राइट। तो दैट इज वाई मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि जो अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, अनडाउटेडली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बिजनेस निभाती है तो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, बट बिजनेस के लिए भी है। ठीक है, और इसीलिए बेटा देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, बेटर एनवायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। अब मैं अगर बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, ये बिजनेस हम कहाँ पे करते हैं? तो बिजनेस हम करते हैं सोसाइटी में, या बेसिकली आप कह सकते हो सोशल एनवायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान के चलिए ये जो सोशल एनवायरमेंट है या ये जो सोसाइटी है, ये यहाँ पे भरी पड़ी है प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीबी है, तो इन प्रॉब्लम्स में या इन प्रॉब्लम से भरे सोसाइटी में क्या बिजनेस अच्छे से चल पाएगा? क्या मैं अच्छे से सोसाइटी में बिजनेस कर पाऊंगी? क्या नहीं। तो एज अ बिजनेस मैं चाहती हूं कि मैं एक ऐसे सोसाइटी में फंक्शन करूं या एक ऐसे सोसाइटी में फंक्शन करके बिजनेस करूं जहां पे लीस्ट प्रॉब्लम्स हो। तो आप अगर ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको भी एक ऐसा सोशल एनवायरनमेंट मिल रहा है, एक सोसाइटी मिल रही है जहां पे आप बिजनेस स्मूथली एंड कंफर्टेबली कर सको। क्योंकि बेटा इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना, तो खुद बिजनेस करने में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। देखिए बहुत सारी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स, बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स जो है दे आर क्रिएटेड बाय बिजनेसेस देमसेल्व्स। याद रखना, जैसे बेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां पे दूं तो दैट इज पोल्यूशन। अब यहां पे आज इतना जो ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसका वन ऑफ द मेजर पोल्यूशन क्रिएटर कौन है? बिजनेस ही है ना। ये वाटर में केमिकल वेस्ट को डंप करना, ये इंडस्ट्री से इतना ज्यादा हार्मफुल स्मोक एमिट करना, ये कौन कर रहा है? ये ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा करना जिससे यहाँ पे एयर पोल्यूशन हो रहा है, कौन कर रहा है? ठीक है, फैक्ट्रीज में इतनी आवाज होती है, नॉइस पोल्यूशन कौन कर रहा है? तो वन ऑफ द रीजंस ऑफ प्रॉब्लम इज आल्सो बिजनेस। तो आप अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो तो भाई सॉल्व भी आपको करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि बिजनेस ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो या तो बिजनेस को प्रॉब्लम कम करना पड़ेगा या तो प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो पोल्यूशन आप कर रहे हो तो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स भी आपको लाने पड़ेंगे। गंदगी आपने फैलाई तो सफाई भी आपको ही करनी है ना बेटा, सिंपल बात है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स है जो बिजनेस कहता है कि भाई हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना करें। मतलब आर्ग्यूमेंट फॉर फेवर में थे, ये जो है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है। ठीक है, कि भाई हमें अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है एज अ बिजनेस तो हमें ये दिक्कतें आ सकती है। क्या दिक्कत है? तो सबसे पहला और वैलिड आर्ग्यूमेंट यही है कि कोई भी बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मोटिव। कोई भी बिजनेस लो, बिजनेस हमेशा एक ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू होता है जो कि है प्रॉफिट। तो मैं अगर यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस कर रही हूं तो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहां गया?
अरे टेक्नोलॉजी 1 है, टेक्नोलॉजी 2 है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है टेक्नोलॉजी 2 चूज करो क्योंकि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, लोगों के लिए अच्छा है। बट अगर टेक्नोलॉजी 1 मेरे प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, कॉस्ट रिडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, सो व्हाई नॉट? तो प्रॉफिट देखूं या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखूं? क्योंकि बिजनेस तो शुरू होता है प्रॉफिट कमाने ना, बिजनेस हम लोगों के लिए तो शुरू नहीं करते, है ना। सेकेंड आर्ग्यूमेंट बेटा यहाँ पे क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बर्डन शिफ्ट हो जाता है कंज्यूमर पे। अब मैं आपको एक बेसिक सा यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि मान के चलो यहाँ पे हम ले रहे हैं पैकेजिंग डिसीजन, ठीक है। तो मेरे पास पैकेजिंग के लिए 2 डिफरेंट यहाँ पे मटेरियल्स अवेलेबल है, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। अब यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट कितना है? यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट यहाँ पे है मान के चलिए 50 रुपीज। 50 रुपीज पे और जो है मेरा पैकेजिंग कॉस्ट ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल 1 जिससे मैं पैकेजिंग करूं, ये यहाँ पे मेरा कॉस्ट जा रहा है 15 रुपीज, ठीक है। मटेरियल 2 में यहाँ पे मेरा कॉस्ट जा रहा है ओनली 5 रुपीज। बट मटेरियल 1 जो है वो इको फ्रेंडली है, ठीक है। वो जो ब्राउन पेपर, प्लास्टिक के बदले वगैरह जो दूसरा मटेरियल यूज करते हैं वो इको फ्रेंडली मटेरियल है, जबकि यहाँ पे मटेरियल 2 जो है वो इको फ्रेंडली नहीं है। बेसिकली आप मान के चल सकते हो कि यहाँ पे प्लास्टिक है। तो मैं अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करने वाली बिजनेस हूं तो मैं तो सोसाइटी का बेनिफिट देखूंगी, तो उस सोसाइटी के बेनिफिट के लिए मुझे मटेरियल 1 यहाँ पे चूज करना है क्योंकि वो इको फ्रेंडली है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी कि चलो आपने बोला ना मटेरियल 1 चूज करो, ठीक है, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मटेरियल 1 को चूज करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट कितना था बेटा? तो मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट था यहाँ पे 50 रुपीज, प्लस उसमें मैंने पैकेजिंग कॉस्ट ऐड कर दिया जो कि कितना था यहाँ पे 15 रुपया। प्रोडक्ट कितने का बना? 65 रुपीज। यहाँ पे मान के चलो प्लस मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन मैंने है वो ऐड किया और ये प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे एक प्राइस सेट कर दिया। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया? आप बोल रहे हो इको फ्रेंडली यूज करो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, ठीक है। पैकेजिंग का कॉस्ट मुझे 15 रुपया पड़ रहा है, मैं आपसे 15 रुपया ले रही हूँ, मुझे 5 पड़ता तो मैं आपसे 5 लेती। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे हमने निभाई, बट उसका खर्चा किसके ऊपर आया? ये प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो उसका खर्चा तो अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट हो गया ना। आप बोल रहे हो इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करो, ठीक है, तो प्रोडक्ट महंगा बनेगा, हम महंगा बेचेंगे। तो एट द एंड ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉस्ट बर्डन है वो कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के आपके ऊपर शिफ्ट कर देगी, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्या है कि लैक ऑफ सोशल स्किल्स। अब हमने बोला कि कंपनी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, उनमें से एक है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। लेकिन ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है इनके पास यहाँ पे मैनेजरियल स्किल्स है। चलो माना इनको पता है कि कंपनी को कैसे मैनेज करना है, कंपनी के लिए कैसे प्लानिंग करनी है, कंपनी के लिए कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए मैनेजरियल स्किल्स नहीं चाहिए होती है, उसके लिए चाहिए होती है सोशल स्किल्स, जो कि इनके पास नहीं है। मैं एक एम्प्लॉय को हायर करती हूँ ये देख के कि उसके पास क्या मैनेजरियल स्किल्स है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किल्स तो नहीं देखती। तो उनको सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई एक्सपीरियंस या कोई उनके पास टैलेंट नहीं है, उनको बस कंपनी के प्रॉब्लम्स का सॉल्व करने आता है। अगर कोई व्यक्ति है टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट है तो मशीन कैसे चलती है, उसमें अटका कुछ बिगड़ा तो कैसे सॉल्व करना है वो आता है। बट अगर सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम है तो क्या वो सॉल्व करने आता है क्या? एट टाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं। तो सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहिए सोशल स्किल्स थ्रू विच कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। कंपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहिए मैनेजरियल स्किल्स। तो कंपनी के पास रिसोर्सेज है बट वो कंपनी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के मुताबिक है, सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के मुताबिक मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, तो लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि लोगों को लगता है कि हमें यहाँ पे कोई भी बिजनेस इंटरफियरेंस इन सोशल इश्यूज नहीं चाहिए। हमें बिजनेस का यहाँ पे दखल अंदाजी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स में नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में पब्लिक बिजनेसेस को एक्सेप्ट ही नहीं करती, सपोर्ट ही नहीं करती, तो बिजनेस कहां से तो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? क्योंकि पब्लिक कहती है बाबा हमको इनकी दखल अंदाजी नहीं चाहिए, अपने प्रॉब्लम हम खुद देखेंगे। फिर क्या करोगे? ठीक है, तो एट टाइम्स पब्लिक बैकलैश है, नो पब्लिक सपोर्ट से भी बिजनेस के लिए डिफिकल्ट होता है सोशल प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करना। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपको समझ में आया होगा। बट टू कंक्लूड अगर आप देखोगे तो आर्ग्यूमेंट्स फॉर या व्हाई अ बिजनेस शुड प्रैक्टिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके एडवांटेजेस काफी बिजनेस को ज्यादा है। और इसीलिए आज अगर आप टॉप मोस्ट कंपनीज देखोगे, वो सारी कंपनीज कोई ना कोई एक्टिविटी को करके, कोई ना कोई CSR एक्टिविटीज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाकर सोसाइटी की तरफ उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बिल्कुल पूरा कर रही है। बट यहाँ पे जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो क्या बिजनेस की सिर्फ सोसाइटी को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? गलत। देखिए मैंने जैसे आपको बताया, कोई भी बिजनेस जो होता है, हर बिजनेस यहाँ पे टिका होता है या सरवाइव करता है उनके स्टेक होल्डर्स पे। अब आप बोलोगे मैम स्टेक होल्डर्स मतलब क्या? देखिए स्टेक होल्डर्स हर वो व्यक्ति होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, स्टेक होल्डर्स हर वो व्यक्ति होता है हु सपोर्ट्स द बिजनेस। कि भाई बिजनेस कह सकता है कि इनके बिना मेरा कोई सर्वाइवल नहीं। जैसे कंज्यूमर्स, अगर कंज्यूमर्स नहीं है, बिजनेस का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो क्या बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। जैसे कि एम्प्लॉइज, अगर एम्प्लॉइज काम नहीं करेंगे, अगर एम्प्लॉइज अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं बिजनेस का पूरा कर पाएंगे तो क्या बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। जैसे कि शेयर होल्डर्स, अगर शेयर होल्डर्स नहीं है, अगर बिजनेस को पैसा नहीं मिलता, इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता, तो क्या बिना बिजनेस के पैसे के बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। जैसे कि गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट बिजनेस को लाइसेंस नहीं देती, अगर गवर्नमेंट बिजनेस को सपोर्ट नहीं करती, तो क्या ये बिजनेस यहाँ पे चल पाएगा? नहीं। तो ये जो डिफरेंट लोग होते हैं, या आप कह सकते हो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए बिजनेस की इनके तरफ भी कुछ बेसिक जिम्मेदारियां बनती है, जिसको हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स। अरे आप हो तो हम हैं, तो आपके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा ना, सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इट्स कंज्यूमर्स। तो आपके कंज्यूमर्स को लेके एज अ बिजनेस आपकी क्या बेसिक जिम्मेदारियां बनती है? देखिए सबसे पहली चीज यहां पे आती है कि जब भी आप यहां पे गुड्स को प्रोड्यूस करो, ठीक है, जब भी यहां पे आप गुड्स को, ठीक है चलिए, तो पहली चीज बेटा आती है कि जब भी आप यहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस करो, यू नीड टू इंश्योर कि ये जो गुड्स है प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं और लोगों के यूज के लिए सेफ है। आप अगर कोई भी यहाँ पे मिलावट करते हो, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स मिक्स करते हो जिससे आपको पता है कि लोगों को इन फ्यूचर नुकसान हो सकता है, वो मत करो, मत करो। अगर आप यहाँ पे लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हो तो सस्ता बनाने में चीपर रॉ मटेरियल यूज किया, कल उठ के अगर वो डिवाइस में कुछ भी गड़बड़ हुई तो लोगों की जान को भी नुकसान है, मत करो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है? टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए कभी भी मार्केट में यहाँ पे शॉर्टेज क्रिएट करना, बहुत बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कि चलो हमारी कमोडिटी का प्राइस बढ़ाना है तो एक काम करते हैं, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं, थोड़े टाइम के लिए सप्लाई रोक देते हैं, तो एक तहलका मच जाता है, पैनिक हो जाता है लोगों में। जैसे शुगर है, सॉल्ट है, ऑयल है, घी है, ये अगर अचानक से इसका सप्लाई लिमिटेड हो जाएगा ना तो कहीं ना कहीं लोगों में एक पैनिक हो जाएगा कि अरे नहीं मिल रहा है, स्टॉक नहीं है, कहीं पे भी इसको स्टोर करो, होर्डिंग करो और प्राइस बढ़ेगा। ये मत करो, आपके फायदे के लिए शॉर्टेज क्रिएट करके प्राइस बढ़वाना मत करो।
आपको रेगुलर इन गुड्स को सप्लाई करना है, प्रोडक्शन एज पर डिमांड आपको कंटिन्यूस रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे क्या है कि कस्टमर्स को एजुकेट करना। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उसको असेंबल करना, उसको शुरू करना, उसको इंस्टॉल करना, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स को देकर, डिफरेंट तरीके से सोर्सेस से इंफॉर्मेशन पास कर कर कंज्यूमर्स तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है और उसको यूज करने का ये तरीका है। कुछ अगर सेफ्टी मेजर्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिसिन, ठीक है, तो मेडिसिन का पब्लिसिटी नहीं कर सकते कि जो चाहे उसको यूज करे, उसके कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस अगर है कि भाई डॉक्टर को पूछना है डायबिटीज वाले यूज मत करो, तो ये भी आपको लोगों को बताना है कि उनको एजुकेट करना है बेसिक चीजें ऑफ द प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे क्या है कि एडवर्टीजमेंट्स में भाई यहाँ पे है कुछ और दिखाओ कुछ, ये मत करो, ये खाओ मोटे हो जाओ, ये खाओ पतले हो जाओ, ये खाओ गोरे हो जाओ, अरे मत करो यार, आपको पता है वो पॉसिबल नहीं है तो क्यों करना। फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स दिखा के लोगों को बेवकूफ बना के प्रोडक्ट बेचना कब तक बेचोगे, कब तक झूठ बोलोगे, एक बार तो पकड़े जाओगे। और सच लंबे समय चलता है, झूठ कुछ समय चलता है, तो ये मत करो, इससे कंपनी की गुडविल भी खराब होती है और कस्टमर्स को कहीं ना कहीं आप चीट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग करना, होर्डिंग करना, मिलावट करना, ये मत करो, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करो। यहाँ पे 200 ग्राम का पैकेट दिखा के 180 ग्राम आपने प्रोडक्ट दिया है, मत करो यार, ऐसी वेट में चीटिंग, ये चीटिंग मत करो, ठीक है। नेक्स्ट चीज है यहाँ पे टू हैंडल कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस क्विकली। अब देखिए बहुत बार ऐसे होता है, कोई बिजनेस बेटा परफेक्ट नहीं है, कभी फॉल्टी प्रोडक्ट बन गया, कभी डिफेक्टिव आइटम चला गया, कभी एक्सपायरी हो गया और आपने बेच दिया। तो अगर ऐसे कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट्स आते हैं तो एज अ बिजनेस आपकी जिम्मेदारी है उनकी कंप्लेंट्स को सुनना और सॉल्व करना, कि भाई कंप्लेंट्स आई, सुन लिया, फिर क्या, फिर क्या, मेरा मशीन खराब है, ठीक है मैडम आपका मशीन खराब है, फिर क्या, तो रिपेयर करना, कुछ तो रिप्लेसमेंट देना, कुछ तो सोल्यूशन होगा। तो कंज्यूमर कंप्लेंट्स को सुनना और उसका सोल्यूशन देना बिजनेस की जिम्मेदारी है, ठीक है। नेक्स्ट, टू डिजाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर। बेसिकली कोई भी बिजनेस का अल्टीमेट सर्वाइवल कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे है। अगर कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विसेज हो, बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। कस्टमर्स कब सेटिस्फाइड होंगे, जब आप उनको प्रोडक्ट उनके जरूरत के मुताबिक दोगे। अरे उनको चाहिए मैंगो आइसक्रीम, तुम जबरदस्ती थमाओगे चॉकलेट आइसक्रीम, कैसा चलेगा। अरे जो उनको चाहिए, जैसा चाहिए वैसा बना के उनको देने का जरूरत है ना, तभी वो सेटिस्फाइड होंगे, तभी। तो इससे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना एज पर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बेटा आप नहीं बनाओगे तो कोई और तो बनाएगा ही फिर, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है टूवर्ड्स दी एम्प्लॉयज। देखिए जैसे मैंने बताया कि कोई भी बिजनेस का उनकी एम्प्लॉयज के बिना सर्वाइव करना नामुमकिन है। एम्प्लॉयज ही है जिनकी एफिशिएंसी, जिनके काम से बिजनेस अपने गोल्स को पूरा कर सकता है और बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो ऐसे केस में एम्प्लॉयज की तरफ भी कुछ बेसिक जिम्मेदारियां बिजनेसेस की बनती है। क्या है वो, तो सबसे पहले जो भी आपके एम्प्लॉयज है उसको फेयर कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स देना। एक कंपेंसेशन बेनिफिट्स की बात करूं तो उसमें यहाँ पे अगर आप ले लो सैलरी, ठीक है, या तो फिर वेजेस है, पर्क्स है, इंसेंटिव्स है, बोनसेस है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो अब बच्चे बोलते हैं कि मैम उसका मतलब ज्यादा सैलरी देना। देखो ज्यादा कम कुछ नहीं होता है, जो भी करंट मार्केट स्टैंडर्ड है, मार्केट स्टैंडर्ड के मुताबिक वो एम्प्लॉय जो सैलरी डिजर्व करता है वो उसको देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई उसको मार्केट नॉलेज नहीं है तो कम में काम चल रहा है तो कम में ही काम चलाओ, गलत है। जो भी उनकी काम के मुताबिक, मार्केट स्टैंडर्ड के मुताबिक सैलरी है, जो पर्क्स वो डिजर्व करता है, वो आपको उनको देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चीज है प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस।
देखिए बहुत जगहों पे ऐसे होता है कि एम्प्लॉयज जो है खतरनाक मशीन्स के साथ काम करते हैं। अब कहीं पे अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन प्लेसेस पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे लोगों को सेफ्टी देना, अरे भाई एक्सीडेंट्स होते हैं तो अकॉर्डिंगली उनको सेफ्टी गियर्स देना, हेलमेट्स देना, ये चीजें हेड गियर, एल्बो गियर, नी गियर देना पड़ेगा ना आपको। तो ये सेफ वर्किंग कंडीशन देना जहां पे कम से कम हेल्थ हजार्ड हो, एक्सीडेंट्स होने का चांसेस मिनिमाइज हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज है बेटा यहाँ पे है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए एम्प्लॉयज को नई स्किल्स सिखाना, उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना, बेसिकली आपके यहाँ पे एम्प्लॉय को मौका देना कि वो ग्रो हो सके, वो नई चीजें सीख सके और वो भी अपने करियर में यहाँ पे आगे बढ़ सके। आप अगर ऐसे करोगे कि भाई जो तेरे को बोला उतना ही करते रहे, वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है यहाँ पे टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। इस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मतलब क्या, कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम करता है, दिन के 8 से 10 घंटे आपके ऑर्गेनाइजेशन में बिताता है और लोगों को उसका नाम तक नहीं पता। 10 दिन गायब हो गया, किसी ने कुछ पूछा नहीं, किसी को भनक तक नहीं लगी, ऐसा चलेगा? सी एम्प्लॉयज आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ना, तो उनको भी ऐसा महसूस तो होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। पीयर रिकॉग्निशन, उनको इंट्रोड्यूस करना, इंडक्शन करना, ओरिएंटेशन करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, अगर कोई ग्रीवियंसेस है तो पूछना और उसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। वरना अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है वो क्या करेगा, कहीं और जाएगा। आपका एसेट होता है एम्प्लॉयज। ठीक है, आगे जाते हैं नेक्स्ट पे जो कि है टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड सर्विसेज लाइक हाउसिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा। देखिए कुछ इंसेंटिव्स होते हैं जो एम्प्लॉयज के सपोर्ट के लिए होता है, जैसे मेडिकल इंश्योरेंसेज है। ठीक है, अगर आपके एम्प्लॉयज उस तरीके का जॉब रोल करते हैं जहाँ पे उनको फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना पड़ता है तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस है। ठीक है, जो हायर लेवल पे एम्प्लॉयज होते हैं उनको यहाँ पे उनके बच्चों की फ्री स्कूल की एजुकेशन से लेके यहाँ पे हाउसिंग अलाउंस, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको काफी बार ट्रांसफर बार बार होना पड़ता है तो उनको घर तक मिलता है। तो ये जो अलाउंसेस और इंसेंटिव्स आपकी कंपनी की कैपेसिटी और उस एम्प्लॉय के पोजीशन के मुताबिक जो वो डिजर्व करता है उसको वो मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये तो कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज। नेक्स्ट जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेंगे वो है टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स, या तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो आपके बिजनेसेस को मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फाइनेंस देते हैं। देखिए फाइनेंस के बिना या पैसे के बिना कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में अगर मेरे बिजनेस पे वो भरोसा करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ना जो मुझसे जुड़ा है, उनके तरफ मेरी क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे होती है ये इंश्योर करना कि उनका पैसा सेफ है। आपके पास पैसा आ गया तो कहीं पे भी लगाओ, रिस्क ले लो, गैम्बल करो, ऐसा थोड़ी होता है। अरे भाई उन्होंने भरोसा करके उनका हार्ड एंड मनी आपको दिया है तो उनका पैसा सेफली इन्वेस्ट हो, सट्टेबाजी नहीं चलती बेटा यहाँ पे। उनका पैसा है, आपकी जिम्मेदारी है कि वो सेफली इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, नेक्स्ट चीज बेटा आती है टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जैसे शेयर होल्डर्स को हम क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। ठीक है, कोई डिबेंचर होल्डर्स वगैरह है तो उनको हम इंटरेस्ट देते हैं। तो उनको ये जो रिटर्न्स हमने प्रॉमिस किए हैं ये इंश्योर करना कि हम उनको वो रेगुलरली प्रोवाइड करें। देखो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया तो कुछ तो उनका भी बेनिफिट होना है ना, तो रिटर्न्स रेगुलर देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये देखो आप सभी को पता है कि शेयर होल्डर्स को हम यहाँ पे कहते हैं दे आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। ओनर्स है तो बिजनेस की करंट क्या पोजीशन है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना कहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, क्या एक्सपेंसेस है, पूरा सही चीज उनको पता होना जरूरी है। आप उनसे कोई चीजें कैसे छुपा सकते हो? तो एंटायर फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टेटमेंट उनके लिए अवेलेबल होना, फुल ट्रांसपेरेंसी रखना जरूरी है। ठीक है,
नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, टू इंश्योर अप्रिसिएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ए डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम होना, अप्रिसिएशन मतलब वैल्यू बढ़ना। तो मान के चलो आज उनके शेयर की प्राइस है 100 रुपीज पर शेयर, तो आपको ये इंश्योर करना है कि कंपनी को बेटर परफॉर्म करके कंपनी ग्रो हो, एक्सपैंड हो, और इनकी जो शेयर की वैल्यू है ना 100 रुपया, वो कल उठ के 150 हो, अप्रिशिएट हो, इंक्रीज हो। ठीक है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट को अप्रिशिएट करना, बेसिकली यहाँ पे उनकी जो वैल्यू है ऑफ शेयर्स उसको बढ़ाना। ठीक है, कैसे बढ़ाओगे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो भरोसा करके आपको फंड्स दिए हैं, अगर आप उसको स्ट्रेटेजिकली प्लान करके यूज करोगे तो उससे कंपनी ग्रो होगी, कंपनी ग्रो होगी तो उनका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट बेटा यहाँ पे क्या है, टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। देखिए इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं वन ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी है, तो एज अ कंपनी अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट या क्रूशियल डिसीजन लेते हो, मैं डेली डिसीजंस की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कोई एम्प्लॉय कहता है मेरे को छुट्टी दे दो, आपको स्टेशनरी ऑर्डर करना है, तो डेली डिसीजंस ठीक है वो आप खुद करो, बट अगर आप एज अ कंपनी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो तो शेयर होल्डर्स का यहाँ पे हक है कि वो इन डिसीजंस में पार्टिसिपेट करे, उनका भी हम ओपिनियन सुने, उनके बारे में भी हम जाने, उनको ये मौका मिलना चाहिए। डिसीजन ले रहे हो वो भी पता होना चाहिए, और डिसीजन सही गलत हाँ ना ये भी उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे। अब आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स योर गवर्नमेंट। अब देखिए गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट बिजनेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स, पॉलिसीज या फिर लाइसेंसेस देके, या फिर एक ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट बना के कि बिजनेस आसानी से फंक्शन कर सके। तो ऐसे केस में एज अ बिजनेस आपको क्या करना है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट के अगर कोई भी कायदे कानून है जो आपके ऊपर लागू होते हैं, जैसे एम्प्लॉय वेलफेयर एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, या कॉर्पोरेट एक्ट है। ठीक है, तो ऐसे जो कायदे कानून जो आपके ऊपर लागू होते हैं आपको उनको फॉलो करना है। ये देखो कोई आपके सर पे यहाँ पे 24 घंटा नहीं बैठा है, आपकी एक एक चीज चेक नहीं कर रहा है। तो हाँ मेरे को मालूम है कि हो सकता है कि कभी कायदा नहीं भी फॉलो किया तो शायद कोई नहीं पकड़ेगा, जैसे हेलमेट अगर नहीं पहना, अगर यहाँ पे पांडु नहीं है तो कोई नहीं पकड़ेगा, तो उसका मतलब नहीं पहनने का, उसके लिए पहन रहे हेलमेट नहीं। तो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो आपको चुपचाप फॉलो करना है, यू हैव टू विलिंगली फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन टाइम। देखिए जो बिजनेसेस होते हैं उनकी इनकम पे भी सर्टेन टैक्स परसेंटेज होता है, ये टैक्सेस किसको जाता है, गवर्नमेंट को, तो आपको ये टैक्सेस को टाइम टू टाइम पे करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज है टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। देखिए काफी बार ऐसे होता है कि कुछ सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, ऐसे कुछ सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट अकेले काफी बार ये लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाती। हो सकता है बिकॉज लैक ऑफ रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, या ह्यूमन रिसोर्सेज है, या लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, कोई भी कारण से। तो ऐसे केस में एज अ बिजनेस अगर आपकी कैपेसिटी है, अगर आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हो, चाहे बाय फाइनेंशियल रिसोर्सेज या चाहे बाय गिविंग मैन पावर या चाहे बाय गिविंग टेक्नोलॉजी, तो उनको सपोर्ट करो कि भाई आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इतना एफर्ट डाल रहे हो, हम भी थोड़ा सा हाथ बटा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, फेयर डीलिंग स्पेशली व्हेन इन्वॉल्व्ड इन एक्सटर्नल ट्रेड। अब देखिए अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहां पे कंट्री का नाम दाव पे लगा रहे हो भाई। अगर हम यहाँ पे मान के चलो कि यूएसए में कोई प्रोडक्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपने वो प्रोडक्ट बहुत ही खराब क्वालिटी का बनाया, दिखाया कुछ और, दिया कुछ और, तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा ये कंपनी ने ऐसा किया। लोग क्या बोलेंगे कि अरे इंडिया का प्रोडक्ट ऐसा निकला। तो यहाँ पे कंट्री की जो रेप्यूटेशन होती है ना, कंट्री का जो नाम होता है ना, वो खराब होता है, जो कि आपको नहीं करना है, क्योंकि बाकी सभी बिजनेसेस को अफेक्ट करेगा। जैसे हम पहले कहते थे ना, अरे ये तो ज्यादा नहीं टिकेगा, चाइना का माल है, बोलते थे ना, तो ऐसा इंडिया के लिए नहीं होना है ना, राइट। नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, टू कोऑपरेट इन प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट।
तो देखिए काफी बार अगर ऐसे होता है कि गवर्नमेंट अगर कोई प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, मान के चलिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट अगर प्लान हो रहा है, जैसे कोई नया मेट्रो लाइन डालना है या नया कोई ब्रिज बनाना है, तो ऐसे केस में अगर आप गवर्नमेंट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट या प्लानिंग में मदद कर सकते हो एज अ बिजनेस, तो आपको करना चाहिए। तो बेसिकली एक तो आपको गवर्नमेंट के कायदे कानून फॉलो करने हैं, उनको टाइम से टैक्स देने हैं, और अगर कोई भी तरीके से गवर्नमेंट को कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सपोर्ट कर सकते हो तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। अब हम टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कम्युनिटी, या तो हम कहेंगे जनरल पब्लिक ऑफ द सोसाइटी। जैसे आप मैं सोसाइटी में रहते हैं तो हम जनरल पब्लिक ऑफ द सोसाइटी है, वी आर अ कम्युनिटी। तो ऐसी कम्युनिटी के लिए एज अ बिजनेस आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए? देखिए सबसे पहली चीज आती है कि अगर आप यहाँ पे जो पोल्यूशन है, देखो बच्चे कहते हैं कि मैम पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम अगर कहेंगे कि जीरो पोल्यूशन तो सारी गाड़ियां, ट्रकें, टेम्पो, इंडस्ट्री सब बंद करना पड़ेगा, तो ना प्रोडक्शन होगा ना ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो आप क्या कंज्यूम करोगे? आपके नीड्स एंड वांट्स कैसे सेटिस्फाई होंगे बेटा? नहीं हो सकता। बट यहाँ पे जब मैं पोल्यूशन की बात करती हूँ तो इसमें चीज आती है कि आप पोल्यूशन को कम कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। तो अगर बिजनेस यहाँ पे इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, पैकेजिंग यूज करके पोल्यूशन कम कर सकता है तो करना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन से सोसाइटी में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतें आती है। आगे वैसे भी पोल्यूशन टॉपिक है तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए इंडिया जैसे कंट्री में जहां पे पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट है तो गरीबी है, गरीबी है तो लोग अपनी बेसिक नीड्स तक पूरा नहीं कर पाते बेटा, ये एक सोशल प्रॉब्लम है। तो अगर बिजनेसेस के पास ऑप्शन है कि वो और बिजनेसेस सेटअप करके लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करके अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, अगर लोगों को नौकरियां दे सकते हैं, तो व्हाई नॉट, ये देना चाहिए। इससे कम्युनिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। यहाँ पे भेदभाव नहीं करना है, ये कास्टिज्म, ये रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव ये नहीं करना है। उल्टा बिजनेसेस यहाँ पे जब उनके पास पावर होता है, ठीक है, अगर आप कोई भी एडवर्टीजमेंट करते हो या आप कोई भी पब्लिसिटी करते हो, तो यहाँ पे हर जगह पे आपको लोगों को एकाग्रता में लाना है, यूनिटी पे फोकस करना है, ना कि डिविजन पे। तो नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करो ना, अरे यूनिटी प्रमोट करो ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन द लोकल एरिया वेयर प्लांट इज लोकेटेड बाय प्रोवाइडिंग एमिनिटीज। अब देखिए यहाँ पे मान के चले कि आपकी कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर रूरल एरिया में लोकेटेड है। अब रूरल एरिया है तो वहां पे बहुत कम फैसिलिटीज है, साफ पीने का पानी नहीं है, प्रॉपर यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। तो अगर आपका बिजनेस है उस एरिया में, आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये बेसिक से बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज है, तो उनको कंस्ट्रक्ट करके दो ना। पीने का पानी का फिल्टर्स इंस्टॉल करो, बैठने के लिए बेंचेस इंस्टॉल करो, टॉयलेट साफ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करो या उसका क्लीनलीनेस का जिम्मेदारी उठाओ। अगर रोड नहीं है तो रोड बनाने में मदद करो। तो अगर आप जिस एरिया में आपका बिजनेस सेटअप करते हो वहां पे अगर बेसिक चीजें नहीं है और आप प्रोवाइड कर सकते हो तो करो ना, आपके पास कैपेसिटी है तो करो ना, व्हाई नॉट। ठीक है, नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, टू हेल्प द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए बहुत बार बिजनेसेस में रिजर्वेशंस होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे कुछ रिजर्वेशंस होता है विमेन के लिए, कुछ रिजर्वेशंस होता है हैंडीकैप या डिफरेंटली एबल्ड, हम उसको आजकल कहते हैं, विच इज अ वेरी गुड टर्म, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिजर्वेशंस होते हैं ये इन लोगों के लिए क्यों होते हैं कि भाई इन लोगों को भी आगे आने का मौका मिले। तो एज अ बिजनेस आप कभी भी वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है जो आगे नहीं आ पा रहा है, आप उनको सपोर्ट करके आगे ला सकते हो, व्हाई नॉट। ठीक है, नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज। तो लोगों के यहाँ पे बिलीफ, वैल्यूज, इनके साथ ना खेलना, उल्टा ये जो इंडियन कल्चर है इसको कहीं ना कहीं प्रिजर्व करना, अपने प्रोडक्ट्स में, पैकेजिंग में इन चीज़ों को इंक्लूड करके, उल्टा इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करके इंडियन कल्चर को आप प्रमोट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कर सकते हो सो व्हाई नॉट। ठीक है,
चलिए आगे जाते हैं अब नेक्स्ट पे, जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर सप्लायर्स। अब देखिए अगेन सप्लायर्स है वो आपको रेगुलरली रॉ मटेरियल दे रहे हैं, तब आपका प्रोडक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस हो पा रहा है बेटा। अगर सप्लायर नहीं है तो प्रोडक्शन कैसे करोगे, प्रोडक्शन नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो सप्लायर्स की तरफ आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, सबसे पहली चीज आती है टू इंश्योर रेगुलर पेमेंट। अब बहुत बार ऐसे होता है कि हम यहाँ पे सप्लायर से चीजें क्रेडिट बेसिस पे खरीदते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई पेमेंट 60 दिन के बाद करेंगे, 2 महीने के बाद करेंगे, बट दे दो यार। आप अगर बोलोगे रेगुलर पेमेंट अगर आप उनको नहीं करोगे, वो अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे बेटा, गलत है। नेक्स्ट चीज क्या है, टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग्स विद द सप्लायर्स। ए फेयर डीलिंग मतलब क्या, बहुत बार ऐसे होता है कि अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस हो और आप किसी छोटे सप्लायर से बल्क क्वांटिटी में परचेस कर रहे हो, ठीक है, तो उस व्यक्ति की मजबूरी का लोग फायदा उठाते हैं कि भाई मैं नहीं लूंगा तो तेरे से लेगा कौन, तो इतने में देने का तो दे। अरे मार्केट रेट पे खरीदो ना। अगर मार्केट रेट है 5 रुपीज पर केजी, आप उसको जबरदस्ती करके मजबूर करके 3.5 रुपया में लोगे, वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या। हाँ, तो ऐसा मत करो, फेयर डीलिंग करो। जो भी मार्केट स्टैंडर्ड है, जो भी राइट प्राइस है, आपको उसको वो देना है। ऐसा नहीं कि उसकी मजबूरी है तो आपने उसको दबा के कम प्राइस में ले लिया, मत करो, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे होती है टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर्स बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स विद देम। अब देखिए प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर्स मतलब क्या, देखिए एक सिंपल सी चीज मैं आपको बोलती हूँ, कभी भी अगर स्मॉल स्केल सप्लायर्स की बात करें, ये हमेशा कम मार्जिन पे भी अपने गुड्स को सप्लाई करने तैयार होता है। अब बड़े बिजनेसेस है उनसे तो सब खरीदता है, बट ये छोटे बिजनेसेस को कौन सपोर्ट करेगा। तो अगर एज अ बिजनेस आपके पास ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल लेट अस से आप यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हो ऑफ कॉटन, तो कॉटन अगर आप यहाँ पे कॉटन क्लॉथ बना रहे हो, तो कॉटन अगर आप जो छोटे फार्मर्स है जो कॉटन ग्रो करते हैं, अगर उनसे लेके उनको सपोर्ट कर सकते हो, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे है टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लायर्स इन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। अब देखिए बहुत बार ऐसे होता है कि हमें कंज्यूमर फीडबैक आता है कि भाई आपके प्रोडक्ट में ये चीज सही नहीं थी, कपड़ा थोड़ा सा जल्दी ये हो गया, फिसक गया, खराब हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप सप्लायर्स को यहाँ पे गाइड कर सकते हो कि मार्केट में डिमांड क्या है, ट्रेंड क्या है, फीडबैक क्या है, तो उस हिसाब से वो भी अपने रॉ मटेरियल को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो उतना यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है कि वो कंज्यूमर रिसर्च करे, उनकी नीड्स, वांट्स, फैशन, ट्रेंड को समझे। आपके पास है तो डेटा पास ऑन करो, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बेसिक, वो टूवर्ड्स ए सप्लायर आप इजीली यहाँ पे निभा सकते हो। अब ये तो बात आई कि बिजनेस की जिम्मेदारियां क्या है टूवर्ड्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे आप पढ़ोगे वो ये है कि कैसे ये बिजनेस और एनवायरमेंट का जो प्रॉब्लम है ना, ये जुड़ा है। देखिए एनवायरमेंटल कंसर्न में सबसे बड़ा कंसर्न आज के तारीख पे भी जिससे ज्यादातर एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स जुड़े हैं वो है पोल्यूशन, एंड वन ऑफ द मेजर क्रिएटर ऑफ दिस पोल्यूशन इज बिजनेसेस। तो आप पोल्यूशन कर रहे हो और इस पोल्यूशन से एनवायरमेंट के हर लोग को, एवरी लिविंग बीइंग को नुकसान हो रहा है, तो चुप बैठने का नहीं, ठीक है। एज अ बिजनेस और एज अ रिस्पॉन्सिबल बिजनेस, इफ यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, यू शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम आपकी वजह से हो रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसका सोल्यूशन ढूंढना भी आपकी एक जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहली चीज कहूँ, ठीक है, तो बिजनेसेस आर वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ पोल्यूशन। और ये पोल्यूशन से क्या होता है कि जो भी यहाँ पे सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं या जो इमीडिएट वर्कर्स है, अब जैसे यहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा स्मोक इमिट होना, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स उड़ना बहुत आम बात है। आप वहीं पे सांस ले रहे हो, वही डस्ट पार्टिकल्स, वही स्मोक आप ब्रीथ कर रहे हो, ब्रीथ होके वो आपके बॉडी के अंदर जाके कहीं ना कहीं हेल्थ हजार्ड डिजीजेस होना, अस्थमा से लेके हार्ट अटैक से लेके बहुत ऐसे प्रूवन डिजीजेस है, सीरियस हेल्थ इश्यूज है जिसका कारण पोल्यूशन पाया गया है, ठीक है। तो ऐसे केस में एज अ बिजनेस ये डैमेज टू द एनवायरनमेंट आप कर रहे हो,
और इसकी वजह से बीमारियां को फैलना, बीमारियां बढ़ना हो रहा है। तो क्या करना है? और इसीलिए यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको पोल्यूशन के बारे में बताया है, और एज अ बिजनेस अब पोल्यूशन को कम करने के लिए या ये इश्यू को कम करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो वो भी बताया। तो पहले हम पोल्यूशन को समझ लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस को यहाँ पे समझ लेते हैं। क्या होता है पोल्यूशन? वन ऑफ द इजीएस्ट एंड बेस्टेस्ट डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिया गया है कि पोल्यूशन मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस को यहाँ पे इंजेक्ट करना इन द एनवायरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि यहाँ पे मैं हार्मफुल केमिकल्स इंजेक्ट कर रही हूं, मतलब डाल रही हूं इन ड्रिंकिंग वाटर। तो जो पीने का पानी होता है, ठीक है, जो फ्रेश वाटर होता है, उसमें मैं हार्मफुल केमिकल्स को डाल दे रही हूं, डिस्पोज कर रही हूं, इंजेक्ट कर रही हूं। तो इससे बेटा क्या क्रिएट होगा? इससे यहां पे वाटर पोल्यूशन क्रिएट होगा। वैसे ही जो हार्मफुल स्मोक होता है, बहुत सारे जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये हम जब एयर में एमिट करते हैं और ये एयर के साथ मिक्स होता है तो यहाँ पे ये एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। ये हार्मफुल चीजों को, हार्मफुल सब्सटेंसेस को एनवायरमेंट में डालना, दिस इज पोल्यूशन। चाहे वो एयर में डालो, वाटर में डालो, लैंड में डालो या फिर नॉइस पोल्यूशन हो। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं अप टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन एयर पोल्यूशन है, क्योंकि डायरेक्टली आप जब ब्रीथ करते हो बेटा सांस को रोक नहीं सकते। अरे पानी अगर गंदा है तो फिल्टर करोगे, अब सांस का क्या करोगे दोस्त? एयर फिल्टर्स भी लगाओगे अभी। तो यहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस, केमिकल्स होते हैं, स्मोक होता है, जिसको हम यहाँ पे एयर में मिक्स करते हैं। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है काला कलर का होता है, क्योंकि उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं जो यहाँ पे इस स्मोक के साथ मिक्स होता है। फिर ये स्मोक किधर जाता है? हवे में, मतलब एयर के साथ मिक्स हो जाता है। आप देखोगे तो एक लेवल तक स्मोक दिखेगा, फिर वो एयर के साथ मिक्स हो जाएगा। वही एयर को आप ब्रीथ करोगे, ऑक्सीजन के साथ ये हार्मफुल चीजें भी किधर गई? आपके अंदर। इन हार्मफुल चीजों को एयर के साथ, स्मोक को एयर के साथ मिक्स करना, दिस इज एयर पोल्यूशन। इससे बहुत सारी बीमारियां जैसे कि एस्थमा, ठीक है, लंग डिजीजेस, ब्रीदिंग इश्यूज, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्रूवन है। ठीक है, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है आपका यहाँ पे वाटर पोल्यूशन। हार्मफुल केमिकल्स और वेस्ट, यहाँ पे मैं बात कर रही हूं मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड वेस्ट इन वाटर, या तो एस्पेशली मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ विथ ड्रिंकिंग वाटर। केमिकल्स आपने पानी में डाल दिए, पानी के साथ वो मिक्स हो गया, कहीं ना कहीं वही पानी को आप पियोगे। अब आप बोलोगे मैम फिर अपन सी ओशन में डाल देते हैं ना। अरे भाई, ये वाटर पोल्यूशन से अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमंस को बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। अगर आप इसको सी में डाल रहे हो तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, हाँ, जो पानी में जो फिशेस होती है, टर्टल्स होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो फ्लोरा एंड फौना है, इनके लिए भी ये हार्मफुल या तो हजार्डियस है ना, है कि नहीं है?
फिशेस का मर जाना, वेल्स का मर जाना, फ्लोरा फौना पूरा डैमेज हो जाना, होता है नहीं होता है? तो वाटर पोल्यूशन भी सही नहीं है, और इसमें बहुत ऐसे केमिकल्स है वंस मिक्स्ड विथ वाटर, इनको अलग करना बेटा बहुत दिक्कत है, और वो स्लो पॉइजन के तौर पे होता है, फिर अंदर जाएगा जाएगा, वंस इन द लॉन्ग रन फिर बीमारी आएगी, ठीक है, जो अगेन प्रूवन है, ठीक है। नेक्स्ट चीज बेटा आती है लैंड पोल्यूशन। ये बहुत सारा जो वेस्ट होता है, ठीक है, बहुत सारा जो वेस्ट होता है, एस्पेशली जो यहाँ पे नॉट डिस्पोजेबल है, जिसको आप डिस्पोज नहीं कर सकते, या तो जो नॉन डिग्रेडेबल है आप कह सकते हो, ठीक है, उसको यहाँ पे लैंड में डालना, दिस कॉजेस लैंड पोल्यूशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है आपका प्लास्टिक, ठीक है। तो ऐसे आप लैंड पोल्यूशन करो, सारा प्लास्टिक जमा करो, फिर वहीं से बीमारियां फैलेगी, मच्छर, ये वो, इंसेक्ट्स, वायरसेस, इन्फेक्शंस फैलेंगे। तो हम कहते हैं कि भाई अपन लैंडफिल करते हैं, कितना करोगे? अमाउंट ऑफ वेस्ट क्रिएशन एंड अमाउंट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल में बहुत फर्क है। तुम 100 वेस्ट क्रिएट करते हो, 50 डिस्पोज करते हो, तो 50 एक्यूमुलेट हुआ ना, फिर क्या करोगे? दिस इज लैंड पोल्यूशन। उसके बाद लास्ट आता है आपका नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। आवाज होना इज नॉट नॉइस पोल्यूशन। यहां पे जब मैं नॉइस पोल्यूशन की बात करती हूं, साउंड अबाउ अ पर्टिकुलर डेसिबल इज हार्मफुल फॉर द ईयर्स, ठीक है। इससे परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग हो सकता है, बिल्कुल। हम कहते हैं ना कान के जो पर्दे है वही डैमेज हो जाएंगे, परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग, सुनाई नहीं देगा, फिर मशीन लगाना पड़ेगा। देखिए आवाज इज नॉट नॉइस पोल्यूशन, बट अपने कान की एक कैपेसिटी होती है, वो कुछ डेसिबल तक का आवाज सुन सकता है, उससे ज्यादा जोर से आवाज किया ना तो कान उसको सहन नहीं कर सकता, दिस कॉज नॉइस पोल्यूशन। इससे परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग होना, लोगों का मेंटल इंस्टेबिलिटी हो जाना, एंजाइटी, पैनिक ये क्रिएट होना। बहुत बार ऐसे होगा कि बहुत जोर जोर से आवाज हो रहा है, आपको बेचैनी हो रही है, सर दुख रहा है, दिमाग घूम रहा है, ये भी होता है। एंजाइटी से लेके पैनिक से लेके यहाँ पे हार्ट इश्यूज भी होता है लोगों को, बहुत जोर से आवाज हुआ अचानक से तो लोगों को हार्ट इश्यूज भी होता है। यस इट इज प्रूवन, ये भी कहीं ना कहीं नॉइज पोल्यूशन है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी, ठीक है, बहुत सिंपल है, बट ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम में आते हैं, तो आंसर किधर बताना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में। अब क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बहुत सिंपल है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि ड्यूरिंग स्कूल एनुअल डे फंक्शन Ram was playing music, ठीक है। Shyam complained that Ram is creating noise pollution, to which the teacher did not agree. Do you think the teacher is right? Support your answer.
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। स्कूल में एक एनुअल डे फंक्शन था। एनुअल डे फंक्शन के वक्त राम है वो म्यूजिक बजा रहा था। हम म्यूजिक प्ले कर रहा था तो श्याम ने जाके टीचर को कंप्लेन कर दिया, जैसे बच्चे होते हैं, ठीक है, कंप्लेन करने चले गए। तो श्याम ने जाके टीचर को बोला कि राम है ना मैडम नॉइस पोल्यूशन कर रहा है, आपने अभी अभी तो पढ़ाया था। तो टीचर ने यहाँ पे श्याम की बात से अग्री नहीं किया। अब क्या आपको लगता है कि टीचर सही थे, हाँ या ना? हाँ लगता है तो क्यों, और ना लगता है तो क्यों? ठीक है, सपोर्ट योर आंसर विद अ रीजन। अब यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, तो इसका आंसर बेटा यहाँ पे कहाँ देना है? तो यहाँ पे आपको आंसर को नीचे कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा जिससे समझ में आ जाएगा कि क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्या आप ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। और साथ ही साथ ये कमेंट्स को मैं बिल्कुल पढ़ती हूँ। ठीक है, अगर आपका कमेंट राइट है तो काफी बार आपको दिखेगा कि मेरा यहाँ पे थम्स अप आया है। ठीक है, तो उसका मतलब भाई सही जा रहे हो बॉस। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे जाते हैं अब टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। देखिए, पोल्यूशन 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 इतना क्यों इसका बवाल मच रहा है? क्यों? क्योंकि पोल्यूशन कहीं ना कहीं बहुत सीरियस इश्यूज क्रिएट कर रहा है। क्यों पोल्यूशन को कंट्रोल करना है? क्या हो रहा है पोल्यूशन से? ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर ये पोल्यूशन की बात करूं तो पोल्यूशन के कारण सीरियस हेल्थ इश्यूज लोगों में पाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि स्किन इन्फेक्शंस, ब्रीदिंग इश्यूज, एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे हैं, लिस्ट बनाऊंगी तो भाई दिन निकल जाएगा, लेकिन बहुत ऐसे सीरियस हेल्थ इश्यूज लोगों में पाए जा रहे हैं। तो आप चाहते हो कि आप एक सेफ एनवायरमेंट में रहो, आप एक हेल्दी लाइफ जियो, तो पोल्यूशन को बेटा कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वरना आप सेफ नहीं हो मेरे दोस्त, नहीं हो। ठीक है, आगे जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है यहाँ पे इकोनॉमिक लॉसेस। ये सबसे पहले मैं अगर इकोनॉमिक लॉसेस की बात करूं तो इसका मतलब होता है कंट्री में होने वाले मॉनेटरी लॉसेस। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूं। सी because of pollution the agricultural land is becoming infertile। ठीक है, जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, जो फर्टाइल है, जिसपे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करके आप क्रॉप्स को ग्रो करते हो, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पोल्यूशन यहाँ पे ये लैंड भी इनफर्टाइल हो रहा है। अब अगर क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे, फिर वो लैंड को आप फर्टाइल करने के पीछे उसमें केमिकल्स डालोगे तो इसमें खर्चा नहीं होगा, नहीं होगा। पोल्यूशन के कारण ताजमहल पूरा येलोइंग इफेक्ट हो गया था उसके ऊपर, तो उसको पूरा हटाने के पीछे गवर्नमेंट का कितना खर्चा हुआ, कितना हुआ? केमिकल्स पानी में डालोगे, फिर वो समुद्र को साफ करने में कितना पैसा जाएगा? तो इकोनॉमिक लॉसेस हो रहा है ना, इस पे पैसा आपका खर्च हो रहा है ना, तो पोल्यूशन ही मत करो। हाँ, कचरा फेंकोगे तो साफ करने का खर्चा होगा, कचरा फेंको ही मत, प्रॉपरली उसको डिस्पोज करो। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे, टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी। अब देखिए क्या होता है ना, बहुत चीजें होती है जो यहाँ पे नेचुरली नेचर ने हमें दी है। इसका कुछ अगर मैं एग्जाम्पल आपको दे दूं तो सी एंड ओशंस। ठीक है, उसके अलावा उनमें रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स एक्सेट्रा। बहुत सारे लोग है ना फॉरेन जाते हैं, वहां के बीचेस का ऐसा साफ पानी, पूरा से ब्लू ब्लू पानी का फोटो डालता है। ठीक है, और फिर उस पे ऊपर गाना भी बनाते हैं, आज ब्लू है पानी पानी पानी। वाह, इंडिया का पानी क्योंकि काला है ना। हम क्या करते हैं, तो पानी को पहले गंदा करते हैं और साफ पानी देखने के लिए विदेश जाते हैं। गंदा क्यों किया? सी वाटर इज नेचुरली ब्लू, बट बाय डिस्पोजिंग वेस्ट, प्लास्टिक एक्सेट्रा, वी मेक इट डर्टी एंड वी मेक इट ब्लैक, देन वी गो टू अदर कंट्रीज टू सी ब्लू वाटर।
ठीक है, देखिए यही चीजें होती है। हमारे देश में बहुत सारी नेचुरल ब्यूटीज है, बर्फीले पहाड़ से लेके घने जंगलों से लेके साफ पानी सब है। हम पोल्यूशन करके इस नेचुरल ब्यूटी को खराब कर रहे हैं, जो कि हमारे देश का एसेट है। मत करो, मत करो मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे नेक्स्ट बेटा क्या है, टू इंश्योर अ हेल्दी लाइफ। देखिए अगर आप एक हेल्दी जीवन जीना चाहते हो तो उसके लिए सेफ एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे यहाँ पे एयर पोल्यूशन कितने सारे स्टेट्स में इतना बढ़ गया कि स्कूलों को बंद करना पड़ा, लोगों को बोलना पड़ा कि घर से बाहर मत निकलो, जॉगिंग को भी मत जाओ। जॉगिंग जितना हेल्दी है ना उतना वहां पे हार्मफुल हो गया, क्योंकि आप वहां पे उस एयर को जो ब्रीथ कर रहे हो ना, वो एयर में भी पॉइजन है। क्या करे बेटा, तो अगर हेल्दी जीवन जीना है ना तो उसके लिए सेफ एनवायरनमेंट होना, हेल्दी एनवायरनमेंट होना, पोल्यूशन कम करना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे, टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। ए बेटा ये हेल्थ हजार्ड जैसे स्किन इन्फेक्शन हो गया, अस्थमा हो गया, ब्रीदिंग इश्यूज हो गया, कैसे कंफर्टेबल लाइफ जियोगे, कैसे जियोगे? अगेन इफ यू नीड अ कंफर्टेबल लाइफ, जहां पे आप एक अच्छा जिंदगी जी सकते हो, कंफर्टेबली अपनी जिंदगी जी सकते हो, तो उसके लिए आपका यहाँ पे हेल्दी होना, ठीक है, आपका यहाँ पे क्लीन एनवायरनमेंट होना बेटा बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना फिर दिन भर बीमारियों में निकल जाएगा, हमेशा डॉक्टर्स के चक्कर लगाओगे। क्या कंफर्टेबल लाइफ है बेटा? क्या घर की बालकनी में ऐसा बैठोगे, नीचे देखोगे तो प्लास्टिक, राइट देखोगे तो प्लास्टिक, बीचेस पे जाओगे ऐसे पानी में अपने पैर भिगाने, पानी आएगा जाएगा तो प्लास्टिक वाला, और घर पहुंच के पता चला बहुत खुजली आ रही है, इन्फेक्शन हो गया, गंदा पानी था। फिर क्या करोगे बेटा? तो कंफर्टेबल जिंदगी ऐसे तो नहीं जी पाओगे। बट अब सवाल ये है कि क्या हम आपको यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं? बेटा नहीं। देखिए आपके चैप्टर का हिस्सा था तो अभी बताया, बट यहाँ पे ये हिस्सा ज्ञान के लिए नहीं है। एक तो आपको अवेयर करने के लिए कि भाई पोल्यूशन से क्या हो सकता है, दूसरा बिजनेस इसको पोल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या करने का वो बताया गया है। तो यहाँ पे एज अ बिजनेस आप कैसे इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो, या तो मिनिमाइज या तो रिड्यूस कर सकते हो। देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है कि इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अगर यूज कर पा रहे हो तो करो ना। अगर आपके पास ऑप्शन है ऐसी मशीन्स को यूज करना जिससे पोल्यूशन कम से कम हो सकता है, करो। सेकेंड चीज बेटा यहाँ पे क्या है, रिसाइकल करना। अब देखिए प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होना या केमिकल वेस्ट जनरेट होना वो आम बात है, वेस्ट ही नहीं होगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वेस्ट तो जनरेट होगा, बट एटलीस्ट उस वेस्ट को रिसाइकल करके रीयूज करके आप इसको कम कर सकते हो। जैसे प्लास्टिक रिसाइकल होता है, ग्लास रिसाइकल होता है, मेटल्स रिसाइकल होते हैं, पेपर रिसाइकल होता है, व्हाई नॉट, करो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या है, ट्रीटिंग द वेस्ट थ्रू टेक्नोलॉजीज बिफोर डिस्चार्जिंग देम। अभी देखिए जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल्स है, ठीक है, तो हम केमिकल्स को यहाँ पे अगर रिसाइकल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उन केमिकल्स को प्रॉपरली एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स या एज पर रिक्वायरमेंट आप उस केमिकल्स को प्रॉपरली ट्रीट करके कि उसके जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो आपने अलग कर दिए, फिर अगर उसको आप डिस्पोज कर रहे हो तो उससे पोल्यूशन कम होगा ना। अभी मेडिकल वेस्ट होता है जैसे सिरिंजेस है, ठीक है, या मेडिकल ग्लव्स है, तो हम पहले उसको ट्रीट करते हैं फिर डिस्पोज करते हैं, वरना बीमारियां फैलती है। ट्रीट तो एटलीस्ट करके डिस्पोज करो। ठीक है, नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपेटिंग इन इको फ्रेंडली एक्टिविटीज, जैसे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम्स है, ठीक है, या स्वच्छ भारत अभियान है, तो जहाँ पे आप इको फ्रेंडली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ पे आप रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट का अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, बीचेस को क्लीन करना, वाटर बॉडीज को क्लीन करना, प्लास्टिक को इकट्ठा करना, ऐसे कोई भी इको फ्रेंडली एक्टिविटीज है, व्हाई कांट बिजनेस वॉलंटियर, कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है एडिंग अबाइडिंग बाय द बाय लॉज एंड पॉलिसीज फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। ए अबाइडिंग मतलब क्या, तो बेसिकली फॉलोइंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने वेस्ट डिस्पोजल को लेके, पोल्यूशन कंट्रोल को लेके फैक्ट्रीज एक्ट के दौरान कुछ ऐसे कायदे बनाए हैं जिससे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो क्रिएट होता है ना वो मिनिमाइज हो सके। तो कायदा तो बना, लेकिन फॉलो करोगे तब तो असर होगा ना मेरे दोस्त, तब तो। ठीक है,
नेक्स्ट एंड द लास्ट चीज क्या है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो बहुत सारे बिजनेसेस है जो आज इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, पैकेजिंग यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो फेमस ब्रांड्स है अब उन्होंने प्लास्टिक पैकेजिंग के बदले ब्राउन पेपर पैकेजिंग कर दी है। वो काफी बार ऐसे प्रोडक्ट को सेव करने के लिए बबल रैप आता था, दैट वाज अगेन प्लास्टिक, तो उसको भी उन्होंने पेपर्स के ऐसे टुकड़ों में रैप करके भेजना चालू किया है, जिससे प्रोटेक्शन भी मिलता है एंड रिसाइकल भी पेपर इजीली हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्लास्टिक कंटेनर्स को रिप्लेस करके मेटल या तो ग्लास कंटेनर्स यूज करना चालू किया है। तो इन चीजों को लेकर अवेयरनेस भी क्रिएट करना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बिजनेस भी काफी हद तक कंट्रीब्यूट कर सकता है इन कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन। ठीक है, अब इस चैप्टर के लास्ट कंसेप्ट पे आता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, पोल्यूशन खत्म। अब जो लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है उसके ऊपर आते हैं, जो कि है आपका बिजनेस एथिक्स। एथिक्स की अगर बात करूं तो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, मतलब आम इंसान की भाषा में एथिक्स का मतलब यहां पे होता है कि सही और गलत में फर्क समझना। एज अ बिजनेस क्या सही है और क्या गलत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर्स को चीट करना गलत है, कंज्यूमर्स को गलत एडवर्टीजमेंट दिखाना गलत है, प्रोडक्ट्स में मिलावट करना गलत है। एथिक्स, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यहां पे अगर मैं बिजनेस एथिक्स की बात करूं तो बिजनेस एथिक्स का मतलब ऐसे मॉरल वैल्यूज है तो स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स होते हैं जो बिजनेसमैन की एक्टिविटीज को गवर्न करते हैं। बेसिकली आम भाषा में बताती हूँ, आप अगर एक बिजनेसमैन हो या एक बिजनेस वुमेन हो तो ऐसे केस में आप दिन भर में जो भी डिसीजंस लेते हो उसको डिसीजंस को किसके मुताबिक लेते हो। आपको पता है कि मान के चलो कि कोई एम्प्लॉय बीमार है, 2 दिन से आया नहीं है, आप उसको काम से निकाल सकते हो, बट वो बहुत क्रिटिकली बीमार है, तो क्या निकालना चाहिए? आप बोलोगे ना। ये किसने बोला? आपके अंदर की आवाज ने बोला ना कि गलत है उसको निकालना। ये आपके वैल्यूज है ना, आपके प्रिंसिपल्स है, आपकी मॉरल वैल्यूज है जो आपको ये गलत है बताता है। ये एथिक्स है। तो एज अ बिजनेसमैन और वुमेन जो भी डिसीजन लेते हो उसमें ये वैल्यूज, ये मॉरल्स को इनकलकेट करना, दैट इज बिजनेस एथिक्स। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। अब ये एथिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आप जो भी डिसीजन लेते हो एज अ ह्यूमन, वो राइट है कि रॉन्ग, ये एथिक्स बताता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे कुछ एथिकल डिसीजंस का एग्जाम्पल दिया गया है कि जो भी आपके कस्टमर्स है भाई उनको प्रोडक्ट का ट्रू इन्फॉर्मेशन देना। आपको पता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन छुपाई वो गलत है, एथिकली मॉरली गलत है। अगर वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्रोडक्ट रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए। कस्टमर को फ्री चॉइस देना, कोई भी प्रोडक्ट जानबूझ के कस्टमर पे पुश ना करना कि ये ले लो, ये अच्छा है, ये सही है सर, ये बेटर है, झूठ बोल के प्रोडक्ट को उनके ऊपर पुश ना करना। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे होता है प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। जाहिर सी बात है बेटा, देखिए कस्टमर्स को अगर प्रोडक्ट की जरूरत है, देखिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स नेसेसिटीज होती है जैसे मेडिसिन। ठीक है, तो 2 रुपए की दवाई बनी, आप उसको 2 लाख में भी बेचोगे। अब अगर कोई बीमार है और उसको जरूरत है वो तो जान बचाएगा, लेकिन क्या वो एथिकली राइट है बेटा? तो मत करो। ठीक है, तो ये होते हैं एथिक्स। बेसिकली अगेन एथिक्स या किसी के लिए क्या सही है क्या गलत है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट हमारे जो वैल्यूज होते हैं, जो बचपन से मॉरल सीखते हैं, ये हमें बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, और उसी हिसाब से एज अ बिजनेस भी आपको बिजनेस डिसीजंस लेने चाहिए, एक्ट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स ले रहे हैं कि बिजनेस एथिक्स में क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो देखिए सबसे पहले अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनका जो भी यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का बेटा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, जैसे उनका सीईओ है या मैनेजिंग डायरेक्टर है या सीएफओ है एक्सेट्रा, ये जो काम करता है ना लोग उसको फॉलो करते हैं। तो एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट पर्सन अगर आप एथिकल डिसीजन लेते हो, आप हर एक काम एथिक्स के मुताबिक करते हो, गलत काम को सपोर्ट नहीं करते, हमेशा सही काम को सपोर्ट करते हो, तो लोग उसको फॉलो करेंगे।
तो पहला स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैसेज हमेशा टॉप लेवल से आना चाहिए कि भाई हम बिजनेस में एथिकली प्रैक्टिस करेंगे, हम यहाँ पे कुछ गलत करना, लोगों को उल्लू बनाना, चीट करना हम नहीं करेंगे, बाकी सब उसको फिर फॉलो करते आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेटा चीज यहाँ पे क्या होती है, पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। तो यहाँ पे अगर मैं कोड की बात करूं तो कोड एग्जैक्टली क्या है, तो ऐसा एक रिटर्न डॉक्यूमेंट which mentions what to do and what not to do। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, तो हर एक कंपनी एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाती है जिसमें वो पहले से मेंशन करती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये सारे एम्प्लॉयज में सर्कुलेट किया जाता है कि उनको पता चले कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हुए क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि लाइक आई सेड एथिक्स बेटा सबके लिए अलग है, सबके लिए अलग है, वो पर्सनल चीजें होती है, पर्सनल वैल्यूज होते हैं, किसी के लिए ये गलत है तो किसी के लिए वही सही है। तो ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स है तो सबको बता दो कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में ये सही है ये गलत है, उस मुताबिक आपको एज एन एम्प्लॉय काम करना है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। अब देखिए क्या होता है ना, मैं अगर बता भी दूं कि ये सही है ये गलत है बट लोग उसको फॉलो करें, उसका भी तो कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं कंप्लायंस मैकेनिज्म की बात करती हूं, डेवलपिंग फॉलो अप मैकेनिज्म, या तो आप कह सकते हो बेसिकली यहां पे पनिशमेंट्स। ठीक है, तो मैंने एक कोड पब्लिश कर दिया, मैंने बोला कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो जो नहीं करना चाहिए अगर वो लोग कर रही है तो क्या, तो उसके लिए कुछ ऐसे पनिशमेंट्स वार्निंग से डेवलप करना कि भाई लोग उसको फॉलो भी करे। देखिए कोड ऑफ कंडक्ट बना के कुछ नहीं होता है, यू नीड टू डेवलप अ सिस्टम जहां पे लोग उसको फॉलो करे। ठीक है, नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, तो इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स। याद रखिएगा एथिक्स इज फॉर ऑल, तो यहाँ पे टॉप लेवल की बात करो, मिडिल लेवल की बात करो या लोअर लेवल, इसको सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं जिसको, ये सारे लेवल्स पे एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एथिक्स ऐसे नहीं कि 2-4 लोगों के लिए है कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट, नहीं, एथिक्स हर एक व्यक्ति इन द ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ पे एथिकल डिसीजंस लेने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज है यहाँ पे मेजरिंग रिजल्ट्स। बेटा यहाँ पे मैं एथिकल प्रैक्टिसेस का मेजरिंग रिजल्ट्स की अगर बात करूं, ठीक है, तो काफी बार ऐसे होता है कि ये जो एथिकल प्रैक्टिसेस होते हैं इसके लॉन्ग टर्म में, ठीक है, एडवांटेज मिलता है हमेशा बिजनेस को। कैसे, तो इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, रेप्यूटेशन एक्सेट्रा। देखो कोई भी एम्प्लॉय है वो एक एथिकल बिजनेस के साथ काम करना चाहेगा, कोई भी इन्वेस्टर है वो एक एथिकल बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेगा, कोई भी कंज्यूमर है वो एक एथिकल बिजनेस से प्रोडक्ट्स लेना चाहेगा, उसको सपोर्ट करना चाहेगा। तो ये जो एथिक्स एज ए बिजनेस हम प्रैक्टिस करते हैं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है, एडवांटेज ही हमेशा आपको यहाँ पे मिलेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बार ऐसे लगता है कि भाई सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के क्या मिलेगा, या तो बहुत बार ऐसे लगता है कि सब तो गलत काम करते हैं, हम नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, या हम भी कर लेंगे तो क्या है। बट इसका आपको एडवांटेज है ना लॉन्ग टर्म में पता चलता है, जो आपका एक नाम बनता है, जो आपकी एक रेप्यूटेशन बनती है, जो आपका एक लॉयल बेस बनता है ना, वो जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है हम इसको खत्म कर रहे हैं। भाई सारे कंसेप्ट यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं, बट कंसेप्ट में हो सकता है कुछ डाउट हो,
तो अगर डाउट है तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, तो बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट है तो दिल खोल के बता दीजिएगा, ठीक है। एक छोटू सा सवाल भी पूछा था, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट देखते हैं कि आप जवाब दे पा रहे हो या फिर नहीं। तो आज का जो सेशन है भाई साहब यहीं पे खत्म कर रहे हैं, बट दोबारा जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।